Hello students, I am Engineer Prajda from Concepts Learning Classes. Today we will discuss about the topic mole concepts and stoichiometry. Mole concepts and stoichiometry is a very basic and starting chapter for the physical chemistry. So it is a very basic chapter. In this chapter we will discuss about all the laws like Avogadro's laws, Gay-Lussac's laws and बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो क्लास 9th में किया था, वो सारी चीज़ें बेसिकली इस इज न्यूमेरिकल चैप्टर. तो इसमें अगर तुम्हारे ओवरऑल मोल्स के, मॉलिक्यूल्स के, एवोगाड्रो नंबर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि तुमने क्लास 9th में भी कई चीज़ें कर रखी थी. व्हाट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो हम इसको देखते हैं. बेसिकली इसमें सब न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो क्लास 9th में जो हमने किया था, देखो वहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन वी हैव ऑलरेडी डन. लाइक व्हाट इज बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या होता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. हमको पता ही है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमें पता है फिर इंक्रीज द प्रेशर देन वॉल्यूम विल डिक्रीज. प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगा. सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. दिस इज द बॉयल्स लॉ. देन चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature. Volume is directly proportional to temperature. That means you can write V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, right? अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोनों लॉस को अगर हम मिक्सअप कर देते हैं, तो मिक्स करने के बाद हमारे पास एक फाइनल गैस इक्वेशन बन के आ जाती है. गैस इक्वेशन क्या होती है? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हमारा बॉयल्स लॉ का पार्ट है, एंड V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 हमारा चार्ल्स लॉ का पार्ट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास आता है STP. STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ यू कैन से 273 केल्विन. ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है. जैसे अगर हमें STP कंडीशन पे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें अपने आप ही टेम्परेचर को क्या लेना होता है? 273 केल्विन लेना होता है. एंड प्रेशर को हम क्या कंसीडर करते हैं? 1 atm या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करते हैं. ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm या फिर यू कैन से 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. So these are all same thing, but we consider 1 atmospheric pressure for the STP conditions. तो STP means standard temperature pressure conditions. नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिक चीज़ है कि तुम्हारा व्हाट इज़ एब्सोल्यूट स्केल या फिर एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल क्या होती है? एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स ज़ीरो केल्विन. एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स ज़ीरो केल्विन. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन स्केल. तो केल्विन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या है? ज़ीरो केल्विन. तो ज़ीरो केल्विन का मतलब अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीग्रेड में, दैट विल बी इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड. तो -273 डिग्री बोलो या ज़ीरो केल्विन बोलो, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम ले जाते हैं किसी गैस को या किसी भी सब्सटेंस को, तो उसका मास ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? फिर कैसे उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है. सो इट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट ज़ीरो. ठीक है. स्टोशियोमेट्री क्या होता है? स्टोशियोमेट्री बेसिकली एक तरीके से रिलेशनशिप होता है जिसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी रिएक्शन में व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. तो अगर हम कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस मतलब रिएक्शन हो रही है तो कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड एंड फॉर्म. तो ये सारी रिलेशनशिप, सारी वैल्यूज़ हम लोग निकालते हैं स्टोशियोमेट्री से. तो स्टोशियोमेट्री बेसिकली उसके बेसिस पे ही हमारे रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, राइट. अब इसके बाद में अगर हमें जो गिवन है कि व्हाट इज़ गे-लुसैक्स लॉ. गे-लुसैक्स लॉ हमारा बेसिकली कंबाइन करने को बताता है. जैसे कि हम लोग अगर बेसिक सबसे एग्जांपल ले तो H2O में क्या होता है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करता है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से. तो वहाँ पे रेशियो क्या है? अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो देखें या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रिएक्शन का रेशियो देखें तो 1:2 दिया हुआ है. दैट इज़ ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइनिंग, राइट. अब देखो इसी तरह गे-लुसैक्स लॉ का इन्होंने और भी चीज़ें दी हुई है कि अगर कोई भी रिएक्शन में तुम्हें चेक करना है, सपोज करो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमको अगर रिएक्शन बैलेंस करोगे तो यहाँ पे देखो 1 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के कितने 3 मॉलिक्यूल्स हैं और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स हैं. दैट मीन्स जो सिंपलेस्ट रेशियो है दैट इज़ 1:3:2. तो 1:3:2 इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो. तो ये हमारा रेशियो बताता है. इसका कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो. यहाँ पे से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव CO2. द रेशियो विल बी 2, 1 and 2. दैट मीन्स 2 molecules of carbon monoxide react with 1 molecule of oxygen to produce 2 molecules of carbon dioxide.
दैट मीन्स इसका इन दोनों गैसेस, इसका 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड के 2 वॉल्यूम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब तुम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो फॉर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसका एग्जांपल देखो इन्होंने दिया हुआ है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन। तो एसिटिलीन तुम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने थोड़ा स्टार्ट करवाया था। एसिटिलीन का तुमको फॉर्मूला पता है C2H2। ये क्या होता है? बेसिकली एथाइन होता है। एसिटिलीन इज़ बेसिकली एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर याद होगा तो दिस इज़ एसिटिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमें गिवन है C2H2। तो यहाँ पे कंबशन हो रहा है, कंबशन मीन्स बर्निंग। तो कंबशन के केस में हम सबसे पहला काम जो करते हैं वो रिएक्शन लिख लेते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो पहले उसकी रिएक्शन लिख लो। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? एसिटिलीन हमें पता है C2H2 होता है, C2H2 प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म, हमें पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर मिलता है। तो ये हमें मिल जाएगा। दिस इज़ द इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे तो ये बन गया। बैलेंस करने के बाद में क्या होगा कि हमको दिखाई दे रहा है कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसिटिलीन कंबाइंस विद द 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स अगर हमें वॉल्यूम के रेशियो में बोलना हो तो 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन कंबाइन कर रहा है 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से। तो दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। तो बाय यूनिटरी मेथड वी कैन कैलकुलेट। अगर हमें सपोज करो कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ C2H2 से मुझे मिल रहा है, कंबाइन कर रहा है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, दैट मीन्स 200 ml कितने के साथ करेगा? 200 ml ऑफ एसिटिलीन विल कंबाइन विद 200 × 5/2, 200 × 5/2, राइट। So you can calculate the amount of oxygen required, 200 × 5/2. So by this you can calculate 500 ml of oxygen will be required, right? And they are asking what volume of carbon dioxide is formed. तो कितना फॉर्म हो रहा है बताओ? सीधी सी बात है, इक्वेशन से क्लियरली दिख रहा है कि 2 वॉल्यूम से हमें 4 वॉल्यूम बन रहा है। 2 वॉल्यूम से 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो फिर अब 200 ml से कितना बनेगा? अगर हमारे पास 200 ml एसिटिलीन है, जस्ट यूनिटरी मेथड यूज़ करना है। अगर हमें पता है कि 2 वॉल्यूम्स के साथ हमें मिलता है 4 वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है, तो 200 ml के साथ कितना मिलेगा? 200 × 4/2, राइट, 200 × 4/2. So this will be your answer. 400 ml of CO2 will be required. अगेन देखो सब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन दिया गया है। अभी लिमिटिंग रिएजेंट पे धीरे धीरे बताऊंगी। देखो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि 6 लीटर हाइड्रोजन 5.6 लीटर क्लोरीन के साथ कंबाइन करी गई है और हमें क्या मिल रहा है? एक गैसियस मिक्सचर मिल रहा है, ठीक है। तो इस पर बताना क्या है? तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अगर कंबाइन करेगा तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl हमें मिलेगा। तो उसको हम बैलेंस कर लेंगे तो हमें पता चलेगा 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। तो अगर आप इसका 6 लीटर ले लो, हाइड्रोजन का अगर तुमने क्या ले लिया? 6 लीटर ले लिया, इसका तुमने 5.6 लीटर लिया, इसका तुमने 6 लीटर ले लिया, इसका तुमने 5.6 लीटर लिया, लेकिन स्टोशियोमेट्री से चेक करेंगे तो दोनों का सेम ही तो कंबाइन होता है। इसका 6 इसके 6 से कंबाइन होगा तो इसका तो 5.6 ही है। तो दैट मीन्स इसका जो क्लोरीन 5.6 है दैट विल कंबाइन विद द 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन ओनली। जो रिमेनिंग यानी कि 6 - 5.6 दैट मीन्स 0.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन हमारा एज अ रेसिड्यू रह जाएगा। रेसिड्यू समझते हो ना? जो चीज़ हमारी रिएक्शन के बाद में कंबाइन नहीं होता है उसको बोलते हैं रेसिड्यू, ठीक है। जो कंबाइन नहीं होता है, जो बच जाता है, उसको बोलते हैं रेसिड्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली हमारा दिया हुआ है कि 5.6 लीटर हमारे पास क्लोरीन है और 6 लीटर हाइड्रोजन है। तुम्हें बताओ क्या बचेगा यहाँ पे? 5.6 लीटर है तो 5.6 लीटर ही कंबाइन हो पाएगा, तो इसका हाइड्रोजन हमारा 0.4 लीटर रेसिड्यू बच जाएगा। तो यहाँ पे जो क्लोरीन हो गया वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, मतलब द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स फर्स्ट इन द रिएक्शन, जो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है रिएक्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरीन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट, क्लोरीन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। और हमारा हाइड्रोजन का तो रेसिड्यू बच जा रहा है, हाइड्रोजन का तो रेसिड्यू बच जा रहा है। तो अब हमारा HCl कितना फॉर्म होगा? देखो ये 5.6 लीटर था
है ना, और ये हमारे पास 6 लीटर था, तो ये तो हमारा रेसिड्यू बच जाएगा 0.4 लीटर का, और हमारा बनेगा कितना, क्योंकि 1 वॉल्यूम 1 के साथ 2 बनाता है, 2 वॉल्यूम HCl बनाता है, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास HCl 5.6 इंटू 2. यू कैन सी इन द सोल्यूशन दैट 5.6 इंटू 2 लीटर ऑफ HCl विल बी फॉर्म. 5.6 into 2 liter HCl will be formed and 0.4 liter of hydrogen will be as a residue. So what is the limiting reagent? Chlorine is a limiting reagent since it is completely used in the reaction. You can write the definition from here. ओके तो बेसिकली इसके सारे न्यूमेरिकल्स जो भी होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, तुम्हारे यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, है ना, और तुम्हें बेसिकली सबसे पहले रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस कर लो. बैलेंस करने के बाद में यू कैन फाइंड व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन होती है, ठीक है, तो क्योंकि वही हमारे रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारी यूज़ कर लेते हैं. तो ये सारी की सारी चीज़, जैसे कि अगर अगली में तो रिएक्शन ही गिवन है तो इसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. आई थिंक ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना. वी विल डिस्कस. नेक्स्ट इज़ आवर एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है? बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सा लॉ है. इन्होंने इसमें क्या बोला है कि अगर हम सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन ले लें, ध्यान से सुनना, इन द सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, अगर हम 2 डिफरेंट गैसेस लेते हैं, सेम वॉल्यूम की 2 डिफरेंट गैसेस लेते हैं, तो दे विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एग्जाम्पल, अगर मैंने सपोज करो एक कंटेनर में 1 लीटर मैंने हाइड्रोजन ले ली और 1 लीटर मैंने ऑक्सीजन ले ली, दोनों का ही मैंने 1 लीटर लिया है, तो दोनों के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो भी सेम होंगे. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अंडर सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस. ओके, अगर हम दोनों गैसेस का सेम वॉल्यूम लेते हैं तो दे विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. वेरी वेरी सिंपल लॉ एंड बट न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो जाता है. और बाकी देखो डायटोमिक, ट्राइटोमिक, मोनोएटोमिक सब तुम लोग को पता है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो सब मोनोएटोमिक होती हैं. डायटोमिक हमारी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती हैं, ट्राइएटोमिक ओजोन, ये सब चीज़ें पता है. एटॉमिसिटी बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिसिटी. तो अगर हम इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल, शायद हाँ देखो ये वाला दिया गया है 10th वाला, इसको देख लो, है ना. तो इसमें क्या दिया है कि अगर हमारे पास 50 cc यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस A है, कंटेन्स Y मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ B विल बी प्रेजेंट इन 25 cc ऑफ B अंडर सेम कंडीशन. तो हमें पता है कि सेम कंडीशन में 2 डिफरेंट गैसेस भी होंगी, तो दे विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो फिर अगर हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब के पास Y मॉलिक्यूल्स हैं, तो 25 cc के पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Y/2 मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे भले वो गैस A हो या B हो, वट एवर इट मे बी गैस A और गैस B, दैट विल कंटेन Y/2 मॉलिक्यूल्स अंडर सेम कंडीशन. सो द आंसर विल बी Y/2 ओनली. ओके, सो आई थिंक द चैप्टर इज़ क्लियर. दिस इज़ वेरी सिंपल चैप्टर. इसमें न्यूमेरिकल्स सारे हैं, ट्राई कर लेना. मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, रिएक्शन लिखो, उसको बैलेंस करो, उस पर उसके अकॉर्डिंग यूनिटरी मेथड को यूज़ करके लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू कैलकुलेशन कर लो और यू कैन फाइंड ऑल द क्वेश्चंस, राइट. अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो उसको मुझे मेंशन कर देना. ओके, थैंक यू.